क्या आपको भी केमिस्ट्री के रिएक्शन रटने में डर लगता है? क्या इक्वेशन बैलेंस करना आपके सिर के ऊपर से जाता है? तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के इस वन शॉट वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को रटेंगे नहीं, बल्कि ऐसे समझेंगे कि सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। और हाँ, तैयारी को 100% पक्का करने के लिए आपको बेस्ट हेड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के हम जो एनसीईआरटी के मतलब पुस्तक से जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी करवाएंगे, और साथ में कुछ ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आपको नोट्स के साथ, और नोट्स इतनी बेहतरीन की पूछिए मत, ठीक ना। तो इसमें आपका पहली हेडिंग रहेगी अपक्रिया, क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग रहेगी अपक्रिया। तो अपक्रिया क्या है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, वे अपक्रियाएं कहलाती है, ठीक ना। ध्यान समझिए, वे क्रियाएं जिनके पदार्थों में संगठन, गुणों तथा संरचनाओं में परिवर्तन। जैसे दोस्तों एक उदाहरण के से समझते हैं। जैसे यहाँ पे H2+O2 है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ परिवर्तन, इसमें रिएक्शन किया जाए, ठीक है ना, इनकी संरचना में, ठीक है ना। तो इसमें कुछ परिवर्तन, कोई नया कुछ बने, ठीक है ना। तो इनसे रिएक्शन करके जल बन गया, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों आपका क्या कहते हैं, अभिक्रिया, ठीक है ना। अभिक्रिया मतलब किसी भी दो चीज़ों को आपस में रिएक्शन करवा देना, ठीक है ना। तो वही जो अगला चीज़ बनेगा वही रहेगा मतलब अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। और इसको दोस्तों उत्पाद कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए किसी भी अभिक्रिया में दो मुख्य घटक होते हैं, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों आपका ये वाला, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, अभिकारक, ये उत्पाद है, ठीक ना। तो किसी भी अपक्रिया में दो मुख्य घटक होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है दोस्तों? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में भाग यही ले रहे हैं, ठीक है ना। अभिकारक कहलाते, ये हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे, ठीक ना, हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे। और उत्पाद अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ, अभिक्रिया होगी इनके पास जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक ना, वही उत्पाद कहलाता है, और हमेशा दाईं ओर लिखे जाते हैं, हमेशा ये दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक ना। ये रहे दोस्तों अभिक्रिया और अभिकारक उत्पाद, ठीक ना। काफ़ी छोटी परिभाषा है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और नोट्स के साथ लिखिए, ठीक ना। पेपर में अभिकारक और उत्पाद पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अब रासायनिक अपक्रिया, ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तथा क्रिया के फलस्वरूप कोई नया तीसरा पदार्थ बनता है, अथवा, ठीक है ध्यान सुनिए, अथवा कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ की रचना करता है, तो वह क्रिया ही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसमें पुराने रासायनिक बंध टूटकर नए बंध बनते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ पे दूसरा पदार्थ है, ठीक ना। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया के फलस्वरूप कोई नया तीसरा पदार्थ बने। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया बने तो जल बना, ठीक ना। तो ये है दोस्तों रासायनिक अपक्रिया, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो अगला है, मतलब क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये दोस्तों क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं को संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये संकेतों तथा सूत्रों का, जैसे दोस्तों ये एक रासायनिक अपक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बनेगा, ये आपका रासायनिक अपक्रिया। अब इसी को क्या कहते हैं? संकेतों तथा सूत्रों, मतलब हाइड्रोजन का क्या है, H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, तो इसी को इस रूप में लिखना, ठीक है ना। इसी को रासायनिक समीकरण, फिर इनकी आपस में रिएक्शन करेंगे, रासायनिक समीकरण रहेगा, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये H2 है और यहाँ पे O2 है, ठीक है ना। तो H2O बनता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका दो ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम इसके सामने दो लिख देते हैं, तो यहाँ भी दो ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो इसके सामने हम दो, इसके सामने यहाँ पे हाइड्रोजन दो और यहाँ पे दो, दो चार हो गया, तो यहाँ भी हमने दो लिख दिया, तो दो दो चार हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसे इसको मतलब बैलेंस किया जाता है। अब दोस्तों रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, अब इसमें दोस्तों आपके कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रिया, जैसे पहला संयोजन अपक्रिया, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो संयोजन अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है ना, अभिकारक की बात हो रही है, अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण, केवल एक ही, ठीक है ना, उत्पाद निर्माण करें, तो ऐसी अपक्रियाएं संयोजन अपक्रियाएं या संश्लेषण अपक्रियाएं अथवा योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे दोस्तों हम आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, जैसे H2O+O2 है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक, या देखिए दो या दो से अधिक है, ठीक है ना, और मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाए हैं H2O, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2+Cl2, ये भी दो हैं, और क्रिया करके HCl एक ही बनाए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन Mg, और यहाँ भी MgO एक ही बना है, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों आपकी संयोजन अपक्रिया, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हमें अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ये क्या है? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, ध्यान सुनिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। इनमें उत्पाद को अभिकारक में नहीं बदला जा सकता है। अब इसको हम दोस्तों आपको समझाते हैं। जैसे हमने दोस्तों इनके नाम भी लिखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये पढ़ने नहीं आता ये क्या है, तो इनके नाम भी देख सकते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है ना,
तो इससे जो हम इसका मतलब इसका क्रिया हुआ तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन O2 बना, ठीक है ना। अब हम चाहें कि पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन को फिर से पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोरेट में बदल दें तो नहीं हो सकता, केवल ये एक ही दिशा में, इसको हम दोबारा इस फ्रेम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जैसे सोडियम और जल है, ये Na और H2O, इनकी जब आपस में क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना, ठीक है ना। अब हम चाहें इसको इसमें नहीं ला सकते इस वाले रूप में, ठीक है ना, मतलब जब लैब में क्रिया कराएंगे जब ये बनेगा तो इसको हम इस फ्रेम में दोबारा वापस नहीं ला सकते। ये है दोस्तों आपकी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है ना। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया इसके विपरीत होगी, ठीक है ना। वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। इसमें उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, और इसकी जब क्रिया हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना, ठीक है ना। अब हम चाहेंगे इसको फिर से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में फिर से वापस ला सकते हैं लैब में, ठीक है ना। और जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो इससे बना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। तो अब इसको फिर से हम इसके रूप में ला सकते हैं। ये दोस्तों आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब आया दोस्तों आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, संयोजन अपक्रिया। ये क्या है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, ध्यान से, एकल अभिकारक, एक की बात हुई, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया अथवा अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये है दोस्तों आपका एकल अभिकारक, यहाँ पे सीधा एक ही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोस्तों इसकी जब रिएक्शन हुई तो ये टूट कर छोटे छोटे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इसमें यहाँ, ठीक है ना, देखिए दो मतलब दो उत्पाद बना है, ठीक है ना, छोटे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड से भी आपका दो बना है, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यही है आपके दोस्तों वियोजन अपक्रिया या तो अपघटन अपक्रिया, या तो हाँ इसका मतलब या तो वियोजन अपक्रिया हो सकता है या तो अपघटन, कोई भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब एकल अभिकारक टूट के दो छोटे छोटे उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल हमने उदाहरण लिखा, इसको आप लोग जरूर याद कीजिए। अब वियोजन अपक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, इसमें भी दोस्तों आपका तीन प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो जैसे उष्मीय वियोजन, अब इसमें पहला रहेगा उष्मीय वियोजन, जब किसी यौगिक को उष्मा देने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या करें, उष्मा देने पर, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा देने पर CO प्लस CO2 बना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपकी उष्मीय वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। तो अगर आपको उसमें वियोजन नहीं याद करना तो ये याद कर लीजिएगा वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका पहला, अब इस दो और पाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब आपका आएगा वैद्युत वियोजन, जब किसी यौगिक को विद्युत धारा देने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो इसमें विद्युत देने पर सोडियम और Cl मतलब दो बन गए, ठीक है ना, दो बने हैं टूट कर, दो या दो से अधिक तो बन ही गए, और क्या कहते हैं, विद्युत देने पर, ठीक है ना। अब आपका तीसरा रहेगा प्रकाशीय वियोजन, इसमें क्या होगा, प्रकाश देने पर, जब किसी यौगिक को प्रकाश देने पर टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं उसे प्रकाशीय वियोजन क्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको प्रकाश देने पर Ag प्लस Cl बना है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक बन गया। अब दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया, इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ऐसी ये क्रियाएं विस्थापन अपक्रिया है दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, ध्यान सुनिए, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अपक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब इसको ध्यान से समझिए, जैसे क्या कहते हैं Fe, ठीक है ना, फेरस है और कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इससे देखिए हुआ क्या, अब ये दोस्तों यहाँ पे Fe है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कर ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, ठीक है ना, इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो रहेगा वो कम क्रियाशील के तत्व को हटा देगा और उस पर अपना स्थान कर लेगा। तो यहाँ ये Fe के स्थान मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब जो Cu हट गया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से Cu हट गया मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो SO4 प्लस Fe ये दोनों हो गया और Cu अलग हो गया, ठीक है ना। इसमें अधिक क्रियाशील वाला था तो कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे ये जिंक है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, ये इसमें कॉपर हट जाएगा, ठीक है ना, कॉपर कम क्रियाशील तो ये हट गया, तो यहाँ पे जिंक आ जाएगा, ठीक है ना, जिंक SO4। इसमें भी कॉपर कम क्रियाशील तो यहाँ भी Fe आ जाएगा, ठीक है ना, ये Fe इसको हटा के फेंक देगा, क्या भाग यहाँ से बाहर, तो बहुत कमजोर है। इसमें भी जिंक है, इसको हटा देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लेड है Pb, ठीक है ना, और CuCl2, इसमें भी Cu को हटा देगा, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे लेड क्लोराइड बन जाएगा, हटा के इसको बाहर फेंक देगा और ये दोनों आपस में आ जाएंगे, ठीक है ना, PbCl2 आपस में आ जाएंगे और Cu बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो तीनों है मजबूत है, ये Cu बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो ये आपके दोस्तों विस्थापन अपक्रिया। और दोस्तों ये रही आपकी एक और बहुत प्रमुख अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना,
उन्हें द्विस्थापन अपक्रिया करें। इनके बीच दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमने 2 उदाहरण लिखा है, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का आपस में क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। और सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के आपस में क्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। ये आपके दोस्तों द्विस्थापन अपक्रिया। अब दोस्तों आपकी अपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। अपचयन अपक्रिया क्या है, और ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि दोस्तों ये उपचयन और अपचयन अपक्रिया में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये दोस्तों आपकी है उपचयन अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया, ठीक है ना। जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ध्यान सुनिए, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन अपक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है ना। जैसे उदाहरण से CuO प्लस H2O, ठीक है ना। जब इन दोनों की क्रिया हुई तो Cu प्लस H2, इसमें जो हो रहा है H2O में, यहाँ पे H2O देखिए ऑक्सीजन नहीं, लेकिन यहाँ पे जाती है उसके पास ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही है, Cu प्लस O2 के आपस में रिएक्शन करें तो यहाँ इसमें जो Cu देखिए अकेले, तो यहाँ पे जाके ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये भी आपके उपचयन अपक्रिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों अपचयन, अब इसमें क्या है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है ना, ध्यान से, कमी होगी तो उसे अपचयन अपक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे अपचयन हो रहा है, उसमें उपचयन, इसमें अपचयन। जैसे CuO प्लस H2 है तो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चला गया है, ठीक है ना। Cu से ऑक्सीजन बाहर चला गया और H2 में जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे CuO का अपचयन हुआ है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो यहाँ से O फिर जिंक से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, तो बाहर चला गया और Cu में जाके जुड़ गया, तो ZnO का अपचयन हो गया। ये दोस्तों आपका अपचयन और उपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों क्या कहते हैं, पहली ये वाली अपक्रिया, ये वाली अपक्रिया दोनों सेम है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइए कि हमने गलत लिखा है, नहीं। और अब यही दोस्तों आपकी रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण बनेगा। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, और ये रहा आपका दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडॉक्स अपक्रिया, जो बहुत छोटा है पर पेपर में कई बार पूछा था। जब किसी अपक्रिया में एक अभिकारक का, ध्यान सुनिए, एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन एक साथ होता है, मतलब किसी एक ही अपक्रिया में अपचयन उपचयन साथ हो, जैसे इस वाले अपक्रिया में इस वाले में अपचयन उपचयन दोनों साथ ही हो, इसलिए हमने दोनों में लिखा है, ठीक है ना। साथ हो तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया, जैसे CuO है प्लस H2 है प्लस फिर इस रिएक्शन दोनों को होने के बाद Cu प्लस H2 बना, तो इसमें जो H2 का हो रहा है, क्या कहते हैं, उपचयन हो रहा है यहाँ से, मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, और इसमें Cu में क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसका अपचयन हो जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें उपचयन और इसमें अपचयन, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। इसमें उपचयन हो, इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी रेडॉक्स अपक्रिया। अब दोस्तों हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी क्या, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 का जो आपस में क्रिया कराएंगे, CO2 प्लस ऊष्मा भी इसमें आपको बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे N2 मतलब N2 है, ठीक है ना, प्लस 3H2O है, ठीक है ना, H2 है, ठीक है ना। उसके बाद अमोनिया, इन दोनों की क्रिया करें, अमोनिया बनेगा प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है ना। यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ऊष्मा शोषी में क्या होगा दोस्तों, वे अपक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने के लिए बाहरी ऊर्जा जैसे ऊष्मा या प्रकाश की आवश्यकता हो, तो उसमें उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 इन दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NO बनेगा, इसको ऊष्मा चाहिए रिएक्शन होने के लिए, ठीक है ना, तो ये आपकी ऊष्मा शोषी है। और कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्रिया हुई तो CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊष्मा इसको चाहिए, ठीक है ना, बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब दोस्तों आपकी अपक्रियाएं जो होती है वो पूरी समाप्त हो गई हैं। अब आपके दोस्तों रहेगा संक्षारण। ये काफ़ी, संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ही काफ़ी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब धातुएं हवा, नमी या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब या नष्ट होने लगती हैं तो इस अपक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे जंग लगना या चांदी का कालापन है, ठीक है ना, मतलब वो हवा या नमी के कारण मतलब उसमें जंग लग जाए, धीरे धीरे खराब हो जाए, तो वही दोस्तों का संक्षारण है, ठीक है ना। लोहे में आपने देखा होगा, ठीक है ना। चांदी का काला पड़ना भी ये संक्षारण है, ठीक है ना। और दोस्तों अब रही विकृत गंधिता, ये भी दोस्तों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद अथवा गंध में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना, तो वह विकृत गंधिता कहलाता है। अथवा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकृत होना ही विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके खराब हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, तो वही विकृत गंधिता कहलाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपका लास्ट हेडिंग है उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु रासायनिक अपक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, वही उत्प्रेरक कहलाते हैं। और दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर, यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। चैप्टर दोस्तों आपका यहीं पे समाप्त हो गया।
लेकिन दोस्तों क्या कहते हैं, अब हम दोस्तों आपको ये कुछ ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जो मतलब हर साल पूछे जाए, मतलब ये हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं है। अभी जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न अभी वीडियो के आगे देंगे। ये दोस्तों आपके एनसीईआरटी के बुक में जो बीच बीच में प्रश्न अभी अभ्यास प्रश्न देंगे उन सबको हमने किया। तो ये दोस्तों एनसीईआरटी के प्रश्न के बुक में प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ऐसे जो प्रश्न है, ठीक है ना, तो इन सबको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों आपका ये चैप्टर हम पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि आपको मतलब फिर कोई और वीडियो ना देखनी पड़ी बाद में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल से हमने नोट्स बनाई है, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों आपका ये और ये, ठीक है ना, जितने मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट हमने वही लिखा। अब दोस्तों अभ्यास में, अब ये अभ्यास में जो जो इंपॉर्टेंट हमने वो किया, ठीक है ना। अभ्यास देख लीजिए दोस्तों ये, और ये आपका एनसीईआरटी का अभ्यास, ठीक है ना। क्वेश्चन भी है साथ में आंसर भी, ठीक है ना। नहीं क्वेश्चन आपको अलग से देखना पड़ेगा, ना ना ना, क्वेश्चन प्लस आंसर साथ में आपको मिलेंगे। और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं नोट्स अपलोड करते हैं, ठीक है ना। और अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ और किस चैप्टर को आपको नोट्स चाहिए वो भी बता दीजिए। और ये दोस्तों आपका अभ्यास प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम आपको कुछ दे रहे हैं ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये रहे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, इन बहुविकल्पी प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों, ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न है जो बार बार पूछे गए, इसलिए हमने बस 10 ही लिखा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं हम अगले चैप्टर में 20 बहुविकल्पी लिखें तो कम से कम 100 लाइक दोस्तों इस वीडियो पे जरूर करा दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर दोस्तों आपको ये नोट अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी नोट्स अच्छी लगी है, और क्या कहते हैं अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए, और प्यारा सा हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और ये नोट्स आप देख लीजिए दोस्तों, और कुछ भी अगर आपको इसमें गलत लगा कि हमने गलत पढ़ा दिया है, तो हम हमारी नोट्स में कुछ भी गलती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। लेकिन हम इसमें आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, इसमें एक भी कुछ भी आपको गलती नहीं मिलेगी, ठीक ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।